हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल इंटेलिजेंस क्लासेज में। मैं आज आपको भूगोल का एक महत्वपूर्ण चैप्टर मानसून के बारे में पढ़ाऊंगा कि मानसून चलता कैसे है, मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले ये आप चित्र देख रहे होंगे जिसमें कि मैंने दिखा रखा है कि कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को हम विषुवत रेखा भी कहते हैं और जिसका मान 0 डिग्री है। कर्क रेखा 23 1/2 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश रेखा है। इस चित्र को बनाने का उद्देश्य और मौसम से लें कि मानसून का इससे क्या संबंध है और भारत का मानसून पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि भारत के 7 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, जबकि इस विश्व के इस नक्शे में, इस ग्लोब में आप देख रहे हैं कि जो भारत है वह कर्क रेखा में से गुजरता है। क्या कहें कि कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से गुजरती है और भूमध्य रेखा बिल्कुल जो बीच की रेखा है। सर्वाधिक सूर्य का तापमान भूमध्य रेखा पर होता है। इस तापमान सूर्य का तापमान भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होने के कारण सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकती हैं। इसलिए जब आप भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर बढ़ना शुरू होते हैं तो सूर्य का तापमान क्षितिज होने लगता है और तापमान में कमी आने लगती है। या फिर कहें कि जब आप नीचे की तरफ मकर रेखा की ओर जाएं तो सूर्य के तापमान में कमी आने लगती है। अब इसी बात को मानसून से समझने का प्रयास करें। दोस्तों, पहले समझने से पहले ये बात थोड़ी सी महत्वपूर्ण पॉइंट याद कर लें कि वायु हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। हवा गर्म होने पर फैलती और ऊपर उठती है, जबकि हवा ठंडी होने पर सिकुड़ती है और नीचे बैठती है। मौसम क्षणिक व जलवायु दीर्घकालीन अवधारणा है। स्थल भाग जल की अपेक्षा जल्दी गर्म व जल्दी ठंडे हो जाते हैं। अब देखें भारत में मानसून का प्रवेश और किस प्रकार से मानसून प्रवेश करता है और मानसून के प्रवेश करने के पश्चात यहाँ पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। देखिए, भारत में मानसून की बात के लिए मैंने यहाँ पर 2 नक्शे बनाए हैं, जिनमें है एक ठंडी यानी सर्दी का मानसून, एक गर्मी का मौसम। और दोनों ही नक्शों में मैंने उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब को समझाने का प्रयास किया है। मैंने अभी आपको ध्यान देने योग्य वाली बात कही कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवा बहती है। जब सर्दी का मौसम होता है तब सर्दी के मौसम में आपको पता होना चाहिए और गर्मी के मौसम में भी आपको पता होना चाहिए कि उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब कहाँ पर अधिक होंगे। यदि गर्मी के मौसम की बात करी जाए तो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। 21 जून को सर्वाधिक सूर्य का तापमान कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इसलिए भारत के ठीक मध्य भाग जहां पर मैंने निम्न वायुदाब लिखा हुआ है, इन एरियो में इस एरिया में सर्वाधिक तापमान होता है। एक खास बात और कि जहां पर तापमान सर्वाधिक होगा उस जगह पर वायुदाब निम्न होगा, यानी उच्च तापमान होने पर निम्न वायुदाब होगा। गर्मी के मौसम में जब आपको पता लग गया कि कर्क रेखा के ये 7 भाग या 7 राज्यों पर जहां से ये गुजरती है, 21 जून को सूर्य जहां लंबवत चमक रहा है वहां पर निम्न वायुदाब का केंद्र है। अब हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहना शुरू होती है। चूंकि हमारे इस भारत के नक्शे में ऊपर की दिशा उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम है, ये आप जानते हैं। इसलिए हवा जब उच्च वायुदाब अर्थात दक्षिण और पश्चिम से प्रवेश करती है तो फेरल के नियम के अनुसार व कोरियोलस बल के प्रभाव के कारण यह हवा उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र जो कि अरब सागर में निर्मित हो जाता है। अरब सागर के पानी को वाष्पन में बना करके
यह हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहने लगती है। यह है गर्मी में चलने वाला मौसम। ठीक इसके विपरीत सर्दी का मौसम यानी ठंडी के मौसम में जो उच्च वायुदाब का केंद्र है वो भारत के ठीक मध्य में बन जाता है, जबकि भारत के जो तटीय भाग हैं यहाँ पर सर्दी के मौसम में अधिक गर्मी हो जाती है, जिसके कारण यहाँ तटीय भागों में ये जो एरो नीचे की साइड में जा रहे हैं जहाँ निम्न वायुदाब के केंद्र है, ये तटीय भागों में और खासकर कहें तो यहाँ पर आपके जो अरब सागर का जो भाग है यहाँ पर तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पर निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है, जिसके कारण यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ निम्न वायुदाब हो जाता है और उच्च वायुदाब वाले एरिया से हवा निम्न वाले वायुदाब की ओर बहना शुरू हो जाती है। तो ये है मुड़ना। हवाओं का मुड़ना दो प्रकार के बलों पर निर्भर करता है। एक है फेरस का बल फेरल का बल नियम, दूसरा कोरियोलस नियम। इसके बाद में आप थोड़ा सा और आगे देखें कि आखिर मौसम को और कौन प्रभावित करता है। इस नक्शे में ये जो तीसरा नक्शा है इसमें और देखें कि यहाँ पर आपको कुछ महीनों के नाम नजर आ रहे होंगे, जैसे मई, जून और इससे मई से नीचे वाला महीना जो कि अपने आप में अप्रैल का महीना है। अप्रैल में गर्मी कम होती है दोस्तों और उससे ज़्यादा अधिक गर्मी मई में होती है। तो तापमान जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है तो ये एक क्षेत्र का निर्माण होता चला जाता है और तापमान के अधिक होने पर यह क्षेत्र ऊपर की ओर खिसकता चला जाता है। इस ऊपर की ओर जो क्षेत्र जो खिसकता चला जा रहा है इसको हम ITCZ अंत है इंग्लिश में बोलें तो एंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है। यह क्षेत्र एंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन क्षेत्र है जिसमें आप रेखाओं के मुड़ने को देख रहे हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि तापमान अधिक होने पर इसके बीच के भागों में जो ये डॉट 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 का इशारा मैंने किया हुआ है, जून 23.5 नॉर्थ से डॉट 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 की रेखा, डॉट 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 की रेखा, मई 16 डिग्री नॉर्थ में जो डॉट डॉट की रेखा है, ये मेन लाइन ब्लैक लाइन और डॉट डॉट की लाइन के बीच का जो भाग है यह भाग ITCZ है, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। इसको और हिंदी में समझें कि ITCZ का मानसून से क्या लेना देना है। तो ITCZ यानी जब उच्च तापमान का केंद्र निर्मित होता जाता है, जब तापमान उच्च होता जाता है तब इन क्षेत्रों पर इन जगहों पर निम्न दाब का केंद्र बन जाता है। मैं पहले भी कहा था कि ध्यान देने योग्य बात, जहां पर तापमान अधिक होगा वहां पर दाब निम्न होगा। मैं वही बोल रहा हूँ कि जहां पर ITCZ यानी उच्च तापमान का निर्माण होता चला जाता है वहां निम्न दाब का केंद्र बनता चला जाता है, के कारण यानी जिस ITCZ क्षेत्र के कारण पवनें आकर्षित होती हैं, मानसून अधिक तीव्र गति से आता है। जितना ITCZ का क्षेत्र तीव्र होगा उतनी ही पवनें अधिक तीव्र गति से आकर्षित होंगी और मानसून भी उतनी ही तीव्र गति से आएगा। तो ये तीन कंसेप्ट अभी तक आपने देखे कि मानसून के संबंधित बारे में। अब इसके अगले कंसेप्ट के बारे में और आपको मैं बता दूं कि हमारे मानसून को प्रभावित करने वाला कारक, कि मानसून को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। देखिए दोस्तों, हिमालय की मौजूदगी, आपको पता है कि हमारे भारत में जब मानसून आता है तो हिमालय पर्वत की ऊंचाई अधिक होने के कारण यह मानसून को रोक लेता है और भारत में इससे काफ़ी अधिक बरसात होती है। यही कंडीशन तिब्बत के पठार की भी है कि मानसूनी हवाओं को रोक लेता है और भारत में इससे अधिक बरसात होती है। एक मैंने अभी बताया ITCZ अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण पेटी, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। चौथा है जेट स्ट्रीम और पांचवा है थार मरुस्थल। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये पांचों ही कारण मानसून को प्रभावित करते हैं।
ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो सकता है कि मानसून क्या है, मानसून किस प्रकार से चलता है, मानसून को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और मानसून से संबंधित जो महत्वपूर्ण डेफिनेशंस या जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखें कि भारत में जो सबसे अधिक वर्षा है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। जुलाई और अगस्त में सर्वाधिक वर्षा होती है, जबकि सितंबर और अक्टूबर तक के महीने में मानसून लौटना शुरू कर देता है। और दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण 15 जून से 15 सितंबर तक संपूर्ण भारत में वर्षा होती है। अंततः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में निम्न वायुदाब होने के कारण सभी दिशाओं से पवनों के अंतर्वहन को प्रोत्साहित करता है। ITCZ क्षेत्र को मैं आपको बता चुका हूँ। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय वायु सहित भूमध्य रेखीय क्षेत्र को पार कर निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर दक्षिण पश्चिम की समान दिशा में तेजी से चलती है। यही आर्द्र वायुधारा आमतौर पर दक्षिण पश्चिमी मानसून कही जाती है। अधिक आर्द्रता वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून पश्चिमी घाट के सहारे पर्वतीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। याद रखें कि दक्षिण पश्चिमी मानसून पश्चिमी घाट के सहारे पर्वतीय वर्षा के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। यदि भारत में वर्षा के वितरण की बात करें तो भारत का औसत वार्षिक वर्षा वितरण 107 सेंटीमीटर है। भारत में मानसून का जून में जो आकस्मिक रूप से वर्षा होती है, जो बादल फटते हैं, उसे हम मानसून प्रस्फोट कहते हैं। देश की सर्वाधिक वर्षा का 75% भाग ग्रीष्म काल में होता है और दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत को सर्वाधिक वर्षा होती है। मानसून की अनियमितता किसे कहते हैं वो समझिए कि प्रायद्वीपीय भारत का मध्यवर्ती भाग पश्चिमी घाट की दूसरी तरफ होने के कारण वृष्टि छाया प्रदेश में होता है। वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब जहां पर मानसून तो खूब होता हो, जहां पर बरसात भी खूब होती हो, लेकिन कोई एक ऐसा विशेष प्रदेश जहां पर मानसून की बूंदें यानी बारिश बहुत कम होती हो, तो वो प्रदेश है वृष्टि छाया प्रदेश, जो कि भारत में प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी घाट के दूसरी तरफ माना गया है, जिसे हम वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। मानसूनी वर्षा के पहले केरल तथा पश्चिमी तटीय प्रदेशों में होने वाली वर्षा को बंगाल व असम में मैंगो शॉवर के यानी आम्र बौछार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यदि आपको और भी थोड़ी सी नॉलेज में दे दूं कि पश्चिमी बंगाल और असम राज्य में पश्चिमी बंगाल और असम राज्य में जो वर्षा होती है, पूर्वी मानसून वर्षा, उसे हम नार्वेस्टर अथवा काल वैसाखी भी कहते हैं। मानसून हटने के बाद तापमान बढ़ने लगता है और जमीन तर होने से आर्द्रता बढ़ने लगती है, जिसे हम क्वार की उमस कहते हैं। शीत ऋतु में उत्तर भारत में होने वाले पश्चिमी विक्षोभ या निम्न दाब तंत्र मूलतः भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। पूछा जा सकता है पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होता है या क्यों उत्पन्न होता है? भूमध्य सागर के कारण। जबकि लौटते हुए मानसून का काल 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक का होता है। यदि राजस्थान की जलवायु और थोड़ी सी बरसात की बात की जाए तो हम ये समझ सकते हैं कि राजस्थान में जो बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून है, उससे काफ़ी मात्रा में बरसात होती है। लेकिन बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाओं को स्थानीय भाषा में हम पुरवाई के नाम से भी जानते हैं। बंगाल की खाड़ी से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। बिल्कुल एक नंबर का प्रश्न। अरब सागर से राजस्थान में बरसात क्यों नहीं होती? क्योंकि अरब सागर से आने वाली मानसूनी शाखा की दिशा अरावली पर्वतमाला के समानांतर है, इसलिए वहां पर यानी अरब सागर से मानसूनी बरसात कम होती है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भागों में जून जुलाई के महीनों में तूफान जो आते हैं उनको वज्र तूफान कहते हैं, और राजस्थान राज्य में सर्वाधिक वज्र तूफान झालावाड़ और जयपुर जिले में आते हैं। तो मैं आशा करता हूँ
कि आपको